बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जो मेरे पापा जानते हैं वो मैं जानता हूँ। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। एक जवाब दो, मुझे बेटा बनाओगे या नहीं? इनकार करोगे तो खोपड़ी हिलाकर रख दूंगा। पुलिस वाले सुबह तक यहाँ तुम्हारी लाश देखेंगे। वो बुरी तरह सहमा हुआ था, पीछे हटकर दीवार से लग गया था। फिर वो हिचकिचाते हुए बोला, मेरी दूसरी बीवी से कोई बच्चा नहीं है, तुम उसके बेटे कैसे बन सकते हो? तुम्हारी बीवी के बच्चा हुआ था लेकिन मर गया, लिहाजा जिस तरह तुमने बीवी को छुपा कर रखा है, इसी तरह दुनिया वालों से कह सकते हो कि बच्चे को भी छुपा कर रखा था। जहाँ वो रहती है इस मोहल्ले के लोग जानते हैं इसका इतना बड़ा बच्चा नहीं है। वो दिल्ली से 20 मील दूर शिवपुर नामी गांव में रहती है। उसका नाम चंपा बाई है। अब वो दिल्ली आकर रहेगी, मैं इसी के साथ रहूंगा। यहाँ के लोगों को तस्लीम करना होगा कि मैं चंपा बाई का बेटा हूँ, और जिन हालात में इंसान गधे को बाप बना लेता है, तुम इसी तरह मेरे बाप बने रहोगे। वो बड़ी बेबसी से बोला, यूं आसमान से टपकने वाला बेटा मैंने पहली बार देखा है। ये तो सोचो, मेरी आमदनी महदूद है, मैं चंपा बाई को दिल्ली में रखकर इसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। चंपा को यहाँ बुलाकर रखने और इसके माहाना अखराजात के सिलसिले में कम से कम 11,000 रुपए खर्च होंगे। क्या तुम ये रकम मुझे दे सकते हो? वर्दी पहनकर बाहर निकलो, रास्ते में तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे। उसने हैरानी और बेयकीनी से पारस को देखा, फिर कहा, समझ गया, तुम्हारे पापा मुझे वो रकम कहीं से दिलाएंगे। चलो मैं आजमा लेता हूँ। वो अपनी वर्दी हैंगर से उतारते हुए बोला, दूसरे कमरे में जाओ, मैं लिबास तब्दील कर लूँ, मगर हमें कितनी दूर जाना होगा? हम शिवपुर जाएंगे, वहाँ से मैं अपनी माँ के साथ आऊँगा और आप हमें लेकर आएंगे। क्या मैं इतनी रात को यहाँ से 20 मील दूर जाऊँगा? क्या 20,000 मुफ्त में हासिल करना नहीं चाहते? अच्छा, मैं वर्दी पहन रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। पारस दूसरे कमरे में आ गया। मंगल पांडे ने दरवाजे को अंदर से बंद करके सोचा, ये अच्छा मौका है, मुझे पिछले दरवाजे से निकलकर मुसल्लह सिपाहियों का साथ लाकर फरहाद के बच्चे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके दिमाग में एक पराई सोच पैदा हुई। फरहाद और इसके साथियों को गिरफ्तार करना इतना ही आसान होता तो अब तक वो मर खप गए होते। फिर पारस तो इसका बेटा है, मुमकिन है मैं इसे हाथ भी न लगा सकूं, मेरे सिपाही भी इसका कुछ न बिगाड़ सके। पांडे ने इस ख्याल को दिमाग से झटक कर कहा, ये कैसे मुमकिन है? जब मुसल्लह सिपाही होंगे, चारों तरफ राइफलें तान कर उसे भागने का रास्ता नहीं देंगे तो वो कैसे गिरफ्त में नहीं आएगा? वो सोचता हुआ पिछले दरवाजे से निकल गया, लेकिन इसी सोच में बहता हुआ अगले दरवाजे फिर अपने बंगले में दाखिल हो गया। इसे पता ही न चला दूसरे कमरे में पारस बैठा हुआ था। इसे देखते ही ठिठक गया। फिर वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। पारस ने कहा, ताज्जुब है, तुम वर्दी पहनने वाले थे, सिर्फ अंडरवियर में नजर आ रहे हो। वो हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं जरा काम से बाहर गया था, अब वर्दी पहन कर आता हूँ। वो तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में गया। दरवाजे को अंदर से बंद करके सोचने लगा, ये कैसे हो गया? मैं पिछले दरवाजे से निकलकर सिपाहियों के पास जाना चाहता था, अगले दरवाजे से फिर अपने ही बंगले में कैसे आ गया? वो सोचने के दौरान वर्दी पहनता रहा। पूरी तरह तैयार होने के बाद इसने सोचा, दरअसल मुझे इस तरह अफसराना अंदाज में सिपाहियों के पास जाना चाहिए था। मैं भी कैसा अहमक हूँ, अंडरवियर में निकल गया था। अब मुझे जाना चाहिए। वो कमबख्त बालिशत भर का बच्चा दूसरे कमरे में है, वहाँ से सीधा हवालात पहुँचाया जाएगा। वो दबे कदमों चलता हुआ पिछले दरवाजे को खोलकर बाहर निकला। इसे 2 मुसल्लह सिपाही नजर आए। इन्होंने अपने अफसर को देखते ही अलर्ट होकर सल्यूट किया। इसने हुक्म दिया, मेरी जीप सामने दरवाजे पर लाओ। दोनों सिपाही वहां से चले गए। वो बंगले के पिछले हिस्से से टहलता हुआ अगले हिस्से में आया। सामने ही बरामदे में पारस खड़ा हुआ था। एक सिपाही जीप ड्राइव करता हुआ आ गया था। पांडे ने कहा, आओ बेटे हम चलते हैं। सिपाही स्टीयरिंग सीट से उतर गया। पांडे ने वो सीट संभाल ली। पारस इसके पास आकर बैठ गया। फिर वो जीप से वहां से आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई हेडक्वार्टर से बाहर आई। जरा दूर निकलने के बाद पांडे ने जीप रोक दी। एकदम से चौंक कर अपने आसपास देखा, फिर सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने बंगले के पिछले हिस्से में 2 मुसल्लह सिपाहियों को देखा था, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ जीप में बैठकर यहाँ तक आ गया हूँ। है भगवान, अब मेरी समझ में आ रहा है, ये सब टेलीपैथी की शरारतें हैं। मैं जब भी पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करूंगा, अगले दरवाजे से इसी बच्चे के पास आ जाऊंगा, और अब तो बंगले से आ गया हूँ। जहाँ इसने अपनी जीप रोकी थी, वहाँ से चंद कदम के फासले पर शंकर और रानी सरदार एक कार में बैठे हुए थे। इनके आसपास दूर तक मोटरसाइकिलों पर इनके आदमी सवार थे, ताकि पारस
पास निकले तो इसका ताक़ुब किया जाए। वो बड़ी हैरानी से इसे पुलिस अफसर के साथ देख रहे थे। वो जीप चंद कदम के फासले पर रुक गई थी और वो जीप से उतरकर इन्हीं की तरफ आ रहा था। पहले तो वो परेशान हो गए, कहीं ऐसा ना हो सचमुच इन्हें पुलिस वालों के हवाले कर दे, लेकिन अपने देवता यानी मुझ पर एतमाद था। मैं इन्हें किसी भी मुसीबत से मक्खन के बाल की तरह निकाल सकता था, लिहाजा वो बैठे रहे। पारस ने आकर शंकर और रानी सरदार को देखा, फिर कहा, मुझे 20,000 की जरूरत है, फौरन दो। वो फरहाद का बेटा था, कोई इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता था, ना ही इस पर किसी किस्म का शुबा कर सकता था। रानी सरदार ने डैशबोर्ड के खाने को खोला, वहाँ 50,000 रुपए रखे हुए थे। इसने 20,000 निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और रकम भी है, चाहो तो ले जाओ, ये काफी है। वो वहाँ से चलता हुआ जीप में आया, फिर नोटों की गड्डी पांडे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, गिन लो, पूरे 20,000 हैं। मंगल पांडे ने हैरानी से नोटों की गड्डी को देखा, फिर बोला, तुम इस कार की तरफ गए थे, वहाँ से इतनी बड़ी रकम ले आए, वो किसकी कार है? आम खाओ पेड़ ना गिनो, वो कार एक चलता फिरता बैंक है, जब भी तुम्हें रकम की जरूरत होगी मिल जाएगी। अब पांडे को दिल्ली शहर से 20 मील तो क्या 20,000 मील दूर भी जाना पड़ता तो कभी इनकार न करता। वो पारस के साथ शिवपुर पहुंच गया। रात के 3 बजे थे। गांव में पुलिस की जीप दाखिल हुई तो दूर तक खबर पहुंच गई। सभी हड़बड़ाकर उठ बैठे, अपने अपने घरों से निकल आए। मंगल पांडे ने कहा, परेशानी की बात नहीं है, सब अपने घर में आराम करें। इसने चंपा की कुटिया के सामने गाड़ी रोक दी, वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। पांडे ने कहा, देर न करो, जल्दी से जरूरी कपड़ा लता लेकर आओ, हमारे साथ चल, आज से तू दिल्ली शहर में रहेगी। वो खुशी से खिल गई, अपनी झोंपड़ी के अंदर गई। थोड़ी देर बाद एक गठड़ी लेकर बाहर आई। पांडे ने कहा, पीछे बैठ जा। पारस ने कहा, हरगिज नहीं, ये मेरी माँ है, मेरे साथ बैठेगी। इसने एक तरफ सिमट कर जगह बनाई तो चंपा खुशी से खिल गई, उसकी आंखें भीगने लगी। फिर उसने पारस को देखते हुए पूछा, मेरे बच्चे तुम कौन हो जो मेरा इतना मान कर रहे हो? मैं आपका बेटा हूँ, मेरे पास बैठिए, हम रास्ते में बातें करेंगे। वो इसके बराबर आकर बैठ गई। जीप स्टार्ट हुई, फिर गाँव के कच्चे रास्ते से गुजरते हुए शाहराह पर पहुँच गई। पांडे ने कहा, चंपा 2 बरस पहले तेरे यहाँ बच्चा हुआ था, वो मर गया। अब तू शहर में किसी से भी कह सकती है कि 5 बरस पहले एक बेटे की माँ बनी थी और वो बेटा तेरे पास बैठा हुआ है। उसने चंपा को पारस के मुतल्लिक तमाम तफसीलात बता दी। जब उसे मालूम हुआ कि फरहाद का बेटा इसे माँ कह रहा है तो इसने सीने से लगाकर बेंच लिया। इसके सर को सहलाकर पेशानी को चूमते हुए बोली, मैं कितने नसीबों वाली हूँ, तुम मेरे बेटे बन रहे हो। तुम्हारे लिए मुझे 1000 बार झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर तुम्हारी माँ बनने में फख्र महसूस करूंगी। एक माँ अपनी तमाम दुआएं सिर्फ अपनी औलाद के लिए बचा कर रखती है। मैं वो तमाम दुआएं तुम्हारे लिए खर्च करूंगी। मेरे बेटे, मैं एक गरीब माँ हूँ, मेरे पास सिर्फ दुआओं का खजाना है। पांडे ने कहा, तुम अपनी ममता रहने दो, मुझे जरूरी बातें करने दो। पारस ने कहा, ऐ मेरे बनास्पति बाप, मैं अपनी किसी भी माँ को बनास्पति नहीं कह सकता। माँ क्या होती है ये तुम्हारे जैसे लोग समझ नहीं सकते। जब मैंने इन्हें माँ कह दिया है तो समझ लो ये दुनिया की सबसे मोहतरम हस्ती बन गई हैं। अगर तुम इनसे बदतमीजी करोगे या किसी पहलू से तौहीन करोगे तो जिंदा नहीं रह सकोगे। चंपा ने पारस के मुंह पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटे, ये मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं, इनसे ऐसी बातें न करो। पारस ने अपने मुंह पर से हाथ हटाते हुए कहा, भगवान अगर भगवान की तरह रहे तो दुनिया उसे भगवान कहेगी, वरना शैतान कहेगी। लिहाजा आप अपने शौहर की मोहब्बत और वफादारी में अपनी तौहीन बर्दाश्त न करें। अगर करेंगी तो एक बेटा नहीं रह करेगा। इसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी थी, वो रो रही थी और पारस को सीने से लगाकर बोल रही थी, मैं जानती हूँ किसी औरत को एक बेटा हो जाए तो वो दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत होती है, क्योंकि वही बेटा जवान होकर अपने बाप से अपनी माँ के हकूक के लिए लड़ता है। और तुम इतनी सी उम्र में मेरे लिए लड़ रहे हो। हाय मेरे नसीब, अब तक कहाँ सोए हुए थे और इतनी रात को कैसे यक बयक जाग गए, मैं हैरान हूँ। पांडे ने तेजी से जीप ड्राइव कर रहा था। उसने झुंझलाकर कहा, मोहतरम माँ के बेटे, मोहतरम बेटे, ये तो बताओ इतनी रात को हम कहाँ मकान तलाश करेंगे, कहाँ तुम दोनों को ले जाकर रखा जाएगा? तुम चलो, एक मकान का दरवाजा हमारे लिए खुला रहेगा। जरूर खुला होगा। जो लड़का मिनटों में 20,000 लाकर मुझे दे सकता है वो किसी के भी घर के दरवाजे तो क्या तिजोरी के दरवाजे भी खोल सकता है। ए बरखुरदार, तुम कब तक बेटे बनकर रहोगे और बाप बनकर हुकूमत करते रहोगे? मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, जल्द ही रुखसत हो जाऊंगा। चंपा ने इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, बेटे यक बयक इतनी सारी खुशियां देकर इन्हें छीन लेने की बात न करो। मुझे थोड़ी सी देर में यूं लग रहा है जैसे तुम सचमुच मेरे बेटे
बेटे हो, मैंने सचमुच तुम्हें जन्म दिया है। मोहब्बत सच्ची हो तो हर बात सच लगती है। मैं आपसे सचमुच मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हर माँ अपने बेटे की भलाई के लिए इसे मुल्क से दूर भेज देती है ताकि वो सही सलामत रहे, अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छा नाम पैदा करे। क्या आप ये नहीं चाहती? ऐसी बात है तो इनकार नहीं करूंगी, दिल पर पत्थर रख लूंगी। पारस पांडे को गाइड करता जा रहा था। फिर वो गाड़ी इस कोठी के सामने पहुंची जो रानी सरदार और शंकर की मलकियत थी। वो दोनों अपने तमाम आदमियों समेत पारस का ताक़ुब करते आ रहे थे। अपनी ही कोठी के सामने पहुंचते देखकर पहले तो हैरान हुए, फिर शंकर जल्दी से उतरकर इसकी तरफ आया। इससे पहले ही पारस जीप से उतरकर बोला, तुम्हारी कोठी के साथ जो अनेक्सी है वो हमें किराए पर चाहिए, बोलो कितना एडवांस चाहते हो? शंकर ने रानी से पूछा, छोटे मालिक ये आप क्या फरमाते हैं? ये सब कुछ आपका है, हम आपके हैं। मैं जज्बाती नहीं, कारोबारी बातें कर रहा हूँ। इस जीप में बैठे हुए ऑफिसर के पास 20,000 रुपए हैं, इसे 15,000 ले लो। ये अनेक्सी के सिलसिले में एडवांस रकम होगी, बाकी किराया भी अदा हो जाएगा। मालिक ये आप क्या करते फिर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। मेरा नाम पारस नहीं बल्कि जय किशन है। मैं चंपाबाई और मंगल पांडे का बेटा हूँ। मालिक आप जो भी कहेंगे हम इससे इनकार नहीं करेंगे। फिर वही मालिक, सॉरी अब जय किशन कहूंगा और अभी आपके लिए अनेक्सी का दरवाजा खुलवाता हूँ। जरा सी देर में कोठी का मेन गेट खुल गया, उसके बाद अनेक्सी का दरवाजा भी खुल गया। पांडे हैरान था, कभी पारस को और कभी शंकर वगैरह को देखता था। शंकर ने पारस के हुक्म के मुताबिक पुलिस अफसर से 15,000 रुपए लिए। पांडे ने पारस को एक तरफ ले जाकर पूछा, मेरी इतनी भाग दौड़ का फायदा क्या हुआ? 15,000 तो ऐसे ही हाथ से निकल गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी धर्म पत्नी को वहाँ से यहाँ ले आया हूँ। जब शादी की है तो औरत से मोहब्बत करना भी सीखो। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मालूम होता है जो आज तक नहीं सीखा वो तुम सिखाओगे। बाकी 5,000 मेरी माँ जी को दे दो। कल ये शॉपिंग करेंगी और दिल्ली शहर में रहने के लिए अच्छे लिबास वगैरह खरीदेंगी। अरे तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? घबराते क्यों हो? तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा मगर सब्र करना सीखो। मुझे सब्र करने से कितनी रकम मिलेगी? जितनी ज्यादा चाहोगे इतनी ही मिलेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने अभी तक मुझे आजमाया नहीं? अच्छी बात है, अगर मैं कहूँ मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, सुबह सूरज निकलने से पहले 1 लाख मिल जाएंगे। शर्त वही है, किसी बड़े अफसर की बीवी को घूंसा मारो। वो गुस्से से घूंसा दिखाते हुए बोला, मालूम होता है कि तुम घूंसा खाकर ही पैदा हुए थे। ये कैसी बेतुकी शर्त लगाते हो? ना मैं ऐसा कर सकूंगा और ना मुझे इतनी बड़ी रकम मिलेगी। क्या इतनी बड़ी रकम यूं ही मिल जाती है? कुछ तो मुसीबत उठाना ही पड़ती है। फिर इस मुसीबत की क्या बात है? घूंसा उठाओ और मुंह पर जड़ दो, फिर भाग कर चले जाओ। जैसे ही यहाँ पहुँचोगे 1 लाख तुम्हारे सामने होंगे। वो खिला में तकते हुए 1 लाख रुपए का तस्वर करने लगा। उसने आज तक तस्वर ही किया था इतने सारे रुपए अपने घर में या अपनी झोली में नहीं देखे थे। आखिर इसने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, मेरे कैसे नसीब हैं, पहले वो हाथ की लकीरें देखने वाला धनराज मिला था। इसने भी मेरी तरक्की के लिए ऐसी शर्तें लगाई, मुझे औरतों से मार खाना पड़ी। अब लाखों रुपए के लिए ये छोकरा मुझे आजमाइशों में मुब्तला करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी इज्जत है, मैं इसे खाक में नहीं मिलाऊंगा। पारस ने कहा, मुझे एक महफूज पनागा की जरूरत थी। मैं तुम्हारा बेटा बनकर माँ जी के साथ महफूज रहूंगा। तुम शाम से पहले यहाँ जरूर आना, क्योंकि मेरा चेहरा बदल चुका होगा और माँ जी के मिलते ही मेरा नाम भी बदल चुका है। याद रखो मेरा नाम जय किशन है। वो बुड़बुड़ाते हुए जाने लगा। पारस ने कहा, जरा 1 मिनट, तुम्हें 1 लाख तो नहीं 50,000 मिल सकते हैं। वो जल्दी से पलटकर करीब आते हुए बोला, क्या सच कह रहे हो? हाँ, मगर एक शर्त है। वो उछलकर पीछे चला गया। तनबीह के अंदाज में उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार, मैं घूंसा मारने वाली शर्त कभी पूरी नहीं करूंगा। मेरी पूरी बात सुनो। वो शर्त आसान है, तुम 1 घंटे के अंदर ये मालूम करोगे इस शहर में प्लास्टिक सर्जन के कितने माहिरीन हैं। मैं कोशिश करूंगा तुम इस सिलसिले में किसी से कुछ नहीं पूछोगे। प्लास्टिक सर्जरी के माहिर का जिक्र किसी से नहीं करोगे, वरना शुभ हो सकता है कि फरहाद का बेटा पारस प्लास्टिक सर्जरी के जरिए दूसरा रूप इख्तियार कर रहा है। अगर किसी ने नहीं पूछूंगा तो पता कैसे चलेगा? इसके लिए अकल की जरूरत है। क्या यहाँ के किसी बहुत बड़े डॉक्टर को जानते हो? मैं मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन को भी जानता हूँ। रिसीवर उठाओ और इससे राब्ता कायम करो। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, फिर नंबर डायल करने लगा। पारस ने कहा, इससे प्लास्टिक सर्जरी के किसी माहिर के मुतालिक सवाल न करना। मैं फोन
फोन पर क्या पूछूंगा? कुछ नहीं, राब्ता कायम होते ही यकीन हो जाए कि वही मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन बोल रहा है तो इतना ही कहना, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। पांडे ने इसे घूर कर पूछा, ये कोई बात हुई? वो शरीफ आदमी सो रहा होगा और मैं उसे उठाकर सुबह होने का पैगाम दूंगा। अगर नहीं दोगे तो 50,000 कैसे मिलेंगे? वो फौरन ही फोन की तरफ मतवज्जो हो गया। दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहा जा रहा था। इसने पूछा, क्या डॉक्टर हरनाम सिंह मौजूद हैं? मैं डॉक्टर हरनाम बोल रहा हूँ जनाब, सुबह होने वाली है, बिस्तर छोड़ दीजिए। इसने रिसीवर रख दिया, फिर पूछा, इस तरह फोन करने का फायदा क्या हुआ? इस सामने वाली मेज पर जाओ, कागज और कलम रखा हुआ है, जो कहता जाऊं इसे नोट करो। पारस ने आंखें बंद कर ली थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, डॉक्टर विद्यासागर, बंगला नंबर 3, गार्डन रोड, फोन नंबर 33344। पांडे ने लिखने के बाद हैरानी से पूछा, क्या ये प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर है? हाँ, इसे फोन करो। इसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए पूछा, मुझे क्या कहना है? वही के सुबह हो चुकी है, बिस्तर छोड़ दो। पांडे हैरान और परेशान था, मगर इसकी हदायत पर अमल कर रहा था। इसे 50,000 मिलने वाले थे। दूसरी तरफ से राब्ता कायम हुआ। उसने पूछा, हेलो, क्या डॉक्टर विद्यासागर मौजूद हैं? मैं विद्यासागर बोल रहा हूँ। बोल क्यों रहे हो? बिस्तर छोड़कर उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। ये कहते ही इसने रिसीवर रख दिया। फिर पूछा, अब क्या करना होगा? तुम मुझे विद्यासागर के बंगले तक पहुँचा दोगे। आखिर ये क्या चक्कर चल रहा है? इस चक्कर में तुम्हारा नुकसान नहीं, फायदा होगा। ये कहकर वो टेलीफोन के पास आया। इसने रिसीवर उठाकर शंकर से राब्ता कायम किया। कहा, 50,000 की जरूरत है, ले आओ। पांडे ने हैरानी से देखा, जो शख्स इससे अनेक्सी के 15,000 एडवांस लेकर गया था, वो 1 मिनट में 50,000 ले आया था। इसे वो रकम पेश कर रहा था। उसने झिझकते हुए नोटों की गड्डियां अपने पास रख ली। पारस ने कहा, मर्द कमाता है, औरत संभाल कर रखती है, लिहाजा ये रकम मेरी माँ जी को दे दो। वो एकदम से भड़क कर बोला, क्या माँ जी लगा रखा है? ये कौन सी तुम्हारी सगी माँ है? क्यों मेरी कमाई के पीछे पड़ गए हो? मैं हरगिज नहीं दूंगा। मिस्टर पांडे, मेरे बनास्पति बाप, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये रकम तुम माँ जी के पास रख कर नहीं जाओगे तो रास्ते में कोई तुमसे छीन लेगा। वो सीना तान कर बोला, मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकता। पहले सब मुझे दारोगा जी कहते थे, आज DSP कहते हैं। किसी की मजाल है जो मुझसे ये रकम छीन कर ले जाए? जब तुम्हारी समझ में आएगा तो वक्त गुजर चुका होगा। ठीक है, रकम ले चलो, मगर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। वो पांडे के साथ अनेक्सी से बाहर आया। शंकर और रानी सरदार ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? इसने चलते चलते रुककर इन्हें देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे किराएदार को ये बताकर जाना पड़ता है कि वो किस वक्त कहाँ जा रहा है? प्लीज अपने काम से काम रखो। वो बाहर आकर पांडे के साथ इसकी जीप में बैठ गया। शंकर, रानी सरदार भी दौड़ते हुए अपनी कार में आकर बैठ गए। इनके पीछे मोटरसाइकिलों पर दूसरे साथी सवार थे। पारस ने ऐसा चक्कर डाला था कि वो सब आधी रात से इसके पीछे भागते फिर रहे थे। ऐसे ही वक्त मैंने शंकर से राब्ता कायम किया। उसने कहा, जनाब, हमारी समझ में नहीं आता, छोटे मालिक आधी रात से क्या करते फिर रहे हैं, इस वक्त भी कहाँ जा रहे हैं, मैं यकीन से नहीं कह सकता। इस पर मैंने कहा था कि वो सिर्फ ताक़ुब करता रहे और पारस पर नजर रखे, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। वो लोग इसका ताक़ुब करते हुए डॉक्टर विद्यासागर के बंगले तक पहुँच गए। थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ पहुँच गया था। पारस तनहा बंगले के अंदर जा चुका था और मंगल पांडे वहाँ से रुखसत हो गया था। यानी अब तनहा पारस ही डॉक्टर विद्यासागर से निपटने वाला था। मगर मामला क्या थे, ये अभी मेरी समझ में नहीं आए थे। मैंने जो कुछ पारस और मंगल पांडे के मुतालिक बयान किया है, मुझे बाद में मालूम हुआ था। मैंने शंकर और रानी सरदार वगैरह से कहा, वो जाकर आराम करें, मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। वो मेरे इतने वफादार थे कि तनहा छोड़कर नहीं जा सकते थे। आखिर 2 आदमी जिद करके मेरे पास रह गए। मैंने दोनों इस बंगले के पिछले हिस्से की तरफ भेज दिया ताकि दोनों तरफ निगरानी होती रहे। निगरानी का अमल बड़ा तवील रहा। मैंने जिंदगी में कभी एक जगह बैठकर इतना वक्त जाया नहीं किया। ये मेरे अपने बेटे का मामला था, लिहाजा वहीं जमकर बैठ गया था। दिन निकल आया था, सुबह के 8 बज गए थे। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर सोनिया को मुखातब करते ही पारस दोम का जिक्र छेड़ना चाहा। इसने कहा, फरहाद, ठीक 9 बजे तुम पारस दोम से दिमागी राब्ता कायम कर सकोगे। फिलहाल मुझे मुखातब ना करो, प्लीज। मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं बहुत मसरूफ हूँ।
मैंने राब्ता खत्म कर दिया। ठीक 9 बजे ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए पारस के दिमाग में पहुंचा तो जगह मिल गई। अब इसका दिमाग मुकफ्फल नहीं था। पहले मैंने चुपचाप रहकर मालूमात हासिल की। वो पिछली रात किस तरह अपनी कैद से निजात हासिल करने के बाद कहां घूमता फिरता रहा और इस चक्करबाजी का क्या मकसद रहा था। मालूमात हासिल करने के दौरान मुझे डॉक्टर विद्यासागर की आवाज सुनाई दी। वो पारस के सर पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, हेलो माई सन, तुम कैसे हो? इसने आंखें खोलकर डॉक्टर को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, आई एम ऑल राइट। आपने मेरा काम किया है। मैं विद्यासागर के दिमाग में पहुंच गया ताकि वक्त जरूरत वो मेरे काम आ सके। ऐसे वक्त मैंने शीबा की आवाज सुनी। वो डॉक्टर से कह रही थी, मिस्टर सागर, मैं आपको डॉक्टर नहीं मिस्टर कह रही हूँ क्योंकि पहले आपको समझने में गलती की। अपने बच्चे की सलामती की खातिर आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी ताकि मेरे पारस की प्लास्टिक सर्जरी कर सके। फिर मैंने आपके दिमाग में रहकर रफ्ता रफ्ता बहुत सी मालूमात हासिल की। आप बहुत ही अच्छे इंसान साबित हुए। मैं अपनी पिछली हरकतों के सिलसिले में माफी चाहती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप मदाम रसवंती हो सकती हैं क्योंकि इस बच्चे को पारस कह रही हैं। आप कुछ भी समझ लें, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि किसी तरह मैं भी आपके काम आऊँ। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, यानी ये दुआ बददुआ भी है। तुम चाहती हो कि मुझ पर कोई मुसीबत नाज़िल हो और तुम मेरे काम आकर एहसान का बोझ उतार सको। भाई मुझे ऐसी एहसानमंदी नहीं चाहिए। इस बात पर वो भी इसके साथ हंसने लगी। इसने कहा, मदाम मैं देशभक्त हूँ, अपने मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करता, जबकि पारस मेरे मुल्क की जरूरत है। आप ये भी तो सोचें कि ये एक माँ का बेटा है, बाप का चहेता है और न जाने कितनी आंखों का तारा है। इस बच्चे ने तुम्हारी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये हुकूमत फरहाद और रसवंती को इस मासूम के जरिए ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। क्या ये मुनासिब बात है? ये मुनासिब नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारा काम कर दिया, वरना यकीन करो मैं अपने देश की खातिर बच्चों को भी कुर्बान कर सकता हूँ। बहरहाल तुम्हारा ये राज किसी पर जाहिर नहीं करूंगा। किसी को ये मालूम नहीं होगा कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए पारस के चेहरे में जरा सी तब्दीली की है। मेरे जी में आया कि मैं शीबा को मुखातब करूं, मगर मैंने अपने आप पर जबर किया। वो अपनी अना के मसले में उलझी हुई थी। खुद को सोनिया रसवंती, आला बीबी और पोमी की सतह पर साबित करना चाहती थी। मेरा फर्ज था कि मैं इस दिन का इंतजार करता। यूं देखा जाए तो वो अपनी सलाहियतों को और मुझसे वाबस्ता तमाम मोहब्बतों को साबित कर रही थी। मेरे दोनों पारस के काम आ रही थी। बिया के वक्त दोनों का ख्याल रख रही थी। कभी पारस अव्वल की तरफ ध्यान देती होगी, कभी पारस दोम की फिक्र में मुब्तला रहती होगी। बेशक इस सिलसिले में सोनिया इसकी रहनुमाई कर रही थी, लेकिन सिर्फ रहनुमाई से काम नहीं चलता। अगर रहनुमा के बताए हुए रास्ते पर दूसरे चलना न चाहें या चलने की सलाहियत न हो तो रहनुमाई की आवाज ढोल का पोल साबित होती है। ये शीबा का अज़म था और इसकी लगन थी, इसकी सलाहियतें थी। जैसा सोनिया कहती थी वो ठीक इसी तरह कामयाबी से अमल करती थी। वो मंगल पांडे के दिमाग में पहुंच गया। मैं मंगल पांडे के दिमाग में पहुंच गया। वो इसी तरह वर्दी में था। अब सोने का मौका नहीं था। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर हाजिर होना था। वो अपने दफ्तर में सर पकड़े बैठा हुआ था। पारस ने इसे पहले ही समझा दिया था कि 50,000 रुपए माँ जी को दे दिए जाएं और वरना वापसी में कोई इसे लूट लेगा। और इसने बड़े फख्र से कहा था कि पांडे को आज तक लूटने वाला पैदा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि वापसी में इसके 50,000 रुपए गायब हो गए। किस तरह गायब हुए इसे पता भी न चल सका। यकीनन ये शीबा की शरारत होगी। 50,000 रुपए वापस शंकर के पास पहुंच गए थे। मैंने इसे मुखातब किया, मंगल पांडे। वो एकदम से सर उठाकर खिला में तकने लगा। मैंने कहा, किसी किस्म की बदहवासी का मुजाहरा न करना, वरना दूसरों को शुबा होगा कि मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। इसने दोनों हाथों से अपने सर को खुजाते हुए कहा, अरे मेरे दिमाग में ख्वाह मुख्वाह फरहाद का ख्याल क्यों आ रहा है? ये मेरा दिमाग क्या सोच रहा है? तुम्हारा दिमाग अब फरहाद के अंदाज में ही सोचेगा, लिहाजा कोई हमाकत न करना। चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हारे 50,000 रुपए गायब हो गए। तुमने मेरे बेटे की बात नहीं मानी थी, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने आया। वो 50,000 रुपए अब भी तुम्हें मिल सकते हैं। उसने खुश होकर पूछा, वो कैसे? यहाँ से उठो और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में जाओ। जिस शोबे में बच्चों का पैदाइशी सर्टिफिकेट तैयार होता है, वहाँ के जिम्मेदार अफसर से बात करो। मेरे बेटे का पैदाइशी सर्टिफिकेट जय किशन के नाम से बनवाओ। मैं इस सिलसिले में ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारी मदद करता रहूंगा। तुम कम ऑन हरी अप, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो अपनी जगह से उठ गया, तेजी से चलता हुआ बाहर आया और अपनी जीप में बैठता हुआ बोला, वो 50,000 मुझे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? इससे पहले कि जय किशन के नाम से बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो, रकम तुम्हारी जेब तक पहुँच जाएगी। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस की तरफ जा रहा था। मैंने शंकर को मुखातब किया। इसने फौरन
फौरन इस्लाम करते हुए पूछा, क्या हुक्म है मालिक? क्या तुमने मंगल पांडे से 50,000 रुपए वसूल किए हैं? जी हाँ, मेरे दिमाग में ये बात आई थी, मैंने समझा कि आपने हुक्म दिया है। कोई बात नहीं, ये 50,000 पांडे को वापस देने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस पहुंचो। डॉक्टर विद्यासागर ने पारस को 10 बजे तक आराम से लेटे रहने के लिए कहा था। इधर 10 बजे तक पारस का पैदाइशी सर्टिफिकेट तैयार हो चुका था। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक पारस ने आज से 5 बरस पहले चंपाबाई के बतन से जन्म लिया था। इसका बाप मंगल पांडे था, जिसने चंपाबाई से एक मंदिर में पुजारी के सामने ब्याह किया था। मंगल पांडे ने 2-4 दिनों में काफी शोहरत हासिल कर ली थी। इसके हुक्म पर ऐसा पुराना सर्टिफिकेट तैयार किया जा सकता था। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए भी ऐसा कर रहा था। इस सर्टिफिकेट के जरिए ये बात साबित हो गई थी कि पारस जय किशन है और वो मंगल पांडे जैसे एक जिम्मेदार अफसर का बेटा है। मैं पारस के पास पहुंचा, वो उठकर बैठ गया था। आईना देखते हुए कह रहा था, डॉक्टर साहब, मैं खुद को नहीं पहचान सकता, दुनिया वाले मुझे क्या पहचान सकेंगे? कानून के हाथ मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, एक वादा करो, मुझे यकीन दिलाओगे तुम्हारे माँ बाप मेरे मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे? मैं वादा करता हूँ, यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहता हूँ। इसके बाद आपके मुल्क से मेरा और मेरे माँ बाप का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं डॉक्टर विद्यासागर के बंगले से थोड़े फासले पर सड़क के किनारे एक स्नेक बार के सामने रुका हुआ था। कॉफी का एक कप मंगवाकर धीरे धीरे चुस्कियां ले रहा था। इस वक्त मैंने फौजी ट्रक देखे। इनमें मुसल्ला फौजी जवान बैठे और खड़े हुए थे। इनके हाथों में हथियार यूं थे जैसे अब तब में किसी भी दुश्मन पर गोलियां चलाने वाले हों। फिर मैंने देखा एक शख्स मेरी कार के करीब आकर अंदर गौर से देख रहा था। मैंने पूछा, हेलो मिस्टर, आपको किसकी तलाश है? इसने पूछा, तुम कौन हो? मैं धनराज हूँ, अरबपति दिलीप राय का भतीजा। आप देख ही रहे हैं कि काफी पी रहा हूँ, क्या एक कप पीना पसंद करेंगे? वो मुंह फेर कर चला गया। मैं इतनी देर में समझ गया वो एक जासूस था। इसके जरिए ये भी पता चला कि पूरे शहर में जासूसों का जाल फैला हुआ है। वो सब एक 5 बरस के बच्चे को तलाश कर रहे हैं। मैंने फौरन ही पारस के दिमाग में पहुंचकर कहा, बेटे, मैं तुम्हारा पापा हूँ। इसने पूछा, कैसे यकीन करूँ? मैंने फौरन ही पिछले करर करदा कोडवर्ड से दोहराते हुए कहा, हमारे आंगन में खिलने वाला गुलाब तेरा माली आया है। उसने खुश होकर कहा, पापा, आपकी आवाज सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। बेटे, इस बंगले के बाहर कितने ही फौजी जवान और जासूस तुम्हें ढूंढ निकालने की खुश फहमी में मुब्तला हैं। इन्हें खुश होने का मौका हरगिज न देना, जरा इंतजार करो। मैं बंगले के पीछे इन 2 अफराद के पास पहुंचा जो पारस की निगरानी पर मामूर थे। इनके जरिए पता चला वो पिछला रास्ता बिल्कुल वीरान है। दूर दूर तक न कोई फौजी जवान नजर आ रहा है, न ही कोई ऐसा शख्स जिस पर जासूस होने का कोई शुबा किया जा सके। मैंने पारस के पास आकर कहा, तुम पिछले रास्ते से निकल जाओ, वहाँ मेरे 2 आदमी मौजूद हैं, तुम्हें मोटरसाइकिल पर ले जाएंगे। वो पिछले रास्ते से चला गया। मैं इत्मीनान से ड्राइव करता हुआ जब रानी सरदार के बंगले में पहुंचा तो पारस एनेक्सी में अपनी माँ जी चंपा के पास पहुंच चुका था। वो हमारे जिन 2 आदमियों के साथ आया था, वो चंपा को यकीन दिला रहे थे कि यही पारस है जो अब जय किशन के नाम से इसका बेटा बनकर रहेगा। पारस ने भी कहा, माँ जी, मैं वही बेटा हूँ जो अब से 4 घंटे पहले आपके पास था और आपको शिवपुर से लेकर यहाँ आया था। बहरहाल उसे किसी तरह यकीन दिलाया गया तो उसने फिर उसे सीने से लगा लिया। मैंने अनेक्सी में पहुंचकर पहली बार अपने बेटे को अपने रूबरू अपनी आंखों के सामने देखा तो दिल मचल गया। हालांकि वो अपने असली रूप में नहीं था, लेकिन उसका जिस्म वही था और जिस्म में दौड़ता हुआ लहू मेरा था। मैंने दोनों बाजू फैलाकर कहा, बेटे, मैं तुम्हारा पापा हूँ। इसने पलट कर पूछा, मैं कैसे यकीन करूँ? मैंने फिर इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, हमारे प्यार के आंगन में खिलने वाले गुलाब तेरा माली आया है और तेरे सामने दोनों बाजू फैलाए खड़ा है। इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ आया, फिर उछलकर मेरी गर्दन से दोनों बाहें लिपटाकर चिपक गया। ये बेटे से मिलने का ऐसा मुसरत बड़ा कीमती लम्हा था जो इंसान की जिंदगी में बार बार नहीं आता। पहली बार बेटा मिला था, अब अल्लाह करे हमेशा साथ रहे। मैंने फौरन ही रसवंती को मुखातिब किया, फौरन मेरे दिमाग में आओ, हमारा बेटा हमारे पास है, इस वक्त मेरे सीने से लगा हुआ है, मेरी धड़कनों में समाया हुआ है। तुम मेरे दिमाग में रहकर महसूस कर सकती हो या इसके दिमाग में रहकर इसके जरिए मेरे गले लगते हुए महसूस कर सकती हो। वो मुस्कुराती हुई शर्माती हुई अपने बेटे के दिमाग में पहुंच गई। बेटा अपनी मासूमियत के साथ मेरे गले लगा हुआ था। इस वक्त हम मियाँ बीवी अपने बेटे के दिल एक साथ एक जगह धड़क रहे थे। फिर वो रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? मेरी समझ में नहीं आता मुझे किस हद तक खुश होना चाहिए और किस हद तक मातम करना चाहिए। आखिर बात क्या है? मुझे बेहद खुशी है कि बेटा सही सलामत है। हमें इसके दिमाग
दिमाग में जगह मिल रही है और आइंदा हम इसकी हिफाजत कर सकेंगे। लेकिन अफसोस इस बात है कि हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो ये सब कुछ ख्याल ख्वानी के जरिए होता है। हम कभी हकीकतन एक दूसरे के सामने अपने बेटे की मौजूदगी में नहीं मिल सके। आखिर ऐसा कब तक होगा फरहाद? वो पारस के दिमाग में रहकर बोल रही थी। उसने कहा, मम्मा मैं अहद करता हूँ बहुत जल्द आऊंगा और पापा को भी साथ लाऊंगा। वो खुश होकर बोली, देखो फरहाद, मेरा बेटा कैसा पुरअज़म है, इसमें कितना हौसला और मुस्तकिल मिजाजी है। मैं भी अहद करता हूँ अपने बेटे के साथ पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ के हालात से निपट लें, फिर शायद हमारे सामने रास्ता सीधा और साफ हो और वो रास्ता हमें तुम्हारे पास पहुँचा दे। वो अचानक चौंक गई, फिर सहम कर बोली, फरहाद मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? क्या ये महफूज जगह है? ये जगह इतनी महफूज है कि कानून की आंखें कभी इसे शुबे की निगाह से नहीं देख सकेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।